नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद नीलेश सर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स। यह जो टॉपिक है वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो उपयोगी है, उसके साथ 9th क्लास और 10th क्लास के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी यह टॉपिक है। इनमें से 9th क्लास के लिए हमेशा 2 से लेकर 3 क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स में से आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्कूल एग्जाम्स के बेस पे यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आज अपन डिस्कस करेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो वस्तुएं हैं, उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। इसकी खोज न्यूटन ने 1665 या 1666 में एक सेब को गिरता देख किया था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज किसने की? न्यूटन ने की। किसी भी दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यह अस्पर्शी बल है और सदैव द्रव्यमानों को आकर्षित करता है। अस्पर्शी बल से तात्पर्य है कि इसका ऑब्जेक्ट्स के बीच में संपर्क से या स्पर्श से कोई ताल्लुक नहीं है। यह वह फोर्स है जो एक दूसरे को आकर्षित करता है। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण की डेफिनेशन के बाद में अब गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम के बारे में हम बात करेंगे। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दोस्तों, देखते हैं क्या होता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। किसी भी दो द्रव्यमानों को एक नियत दूरी d पर रखने पर उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल Fg, इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल होता है। क्या होता है दोस्तों? m1 और m2 दो द्रव्यमान हैं, इनके बीच की नियत दूरी d है, अर्थात किसी भी दो द्रव्यमानों m1 व m2 को एक नियत दूरी d पर रखने पर उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल कौन सा बल होगा? गुरुत्वाकर्षण बल होगा। देखो दोस्तों, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल Fg किसके समानुपाती होता है? m1 और m2 दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यह समानुपात का निशान है। द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह उन दोनों द्रव्यमानों के, ये जो द्रव्यमान दिख रहे हैं m1 और m2, इन दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी d के वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये देखिए दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वह व्युत्क्रमानुपाती है किसके? दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इस तरह से दोस्तों ये फॉर्मूला बनता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। जब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, समानुपात के निशान को हटाएंगे, तो बराबर में g, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, यहां पर g आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। यहां पर ये जो g है वह गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है, जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यह है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो दोस्तों, टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व, कि गुरुत्वाकर्षण बल का क्या महत्व है हमारे जीवन में, हमारी प्रकृति में, किस तरह से गुरुत्वाकर्षण बल उपयोगी है। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल है, अर्थात
हम जो है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वह पृथ्वी से लगा हुआ है, सटा हुआ है, तो पृथ्वी हमें बांधे रखने का कार्य करती है। और हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति गुरुत्वाकर्षण के कारण ही संभव है। जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा करता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव है। उसी तरह से सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव है। ग्रहों की बात की जा रही है। पृथ्वी भी एक ग्रह है। पृथ्वी जो कि सूर्य के चारों ओर निश्चित परिक्रमा करती है और यह भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव है। चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा, जो समुद्र है उनमें ज्वार भाटा आने का कारण भी गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है। अर्थात चंद्रमा तथा सूर्य के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ज्वार भाटा आता है। नमस्कार दोस्तों, अब हम केपलर के नियम की चर्चा करेंगे, जो कि ग्रेविटेशन चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। केपलर ने मुख्यतः 3 नियम दिए हैं, जिसमें से केपलर का प्रथम नियम यह कहता है, प्रत्येक ग्रहों की कक्षा एक दीर्घवृत्त होती है और सूर्य इस दीर्घवृत्त के एक फोकस पर होता है। अर्थात जैसे कि दोस्तों यह जो फोकस पर है यह सूर्य है और इसके चारों ओर दीर्घवृत्त में ग्रह चक्कर लगाते हैं। मान लीजिए ये ए ग्रह है, ये बी ग्रह है, ये सी और ये डी, जो कि सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्त में चक्कर लगा रहे हैं। यह केपलर का प्रथम नियम कहता है। केपलर का द्वितीय नियम, सूर्य तथा ग्रहों को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। सूर्य और ग्रहों को मिलाने वाली रेखा कौन कौन सी होगी? ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी। यह सूर्य और ग्रहों को मिलाने वाली रेखा होगी। इनके द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी या निश्चित समय में तय किया गया क्षेत्रफल समान होगा। यदि ए से बी तक गति करने में लगा समय सी से डी तक गति करने में लगे समय के बराबर हो तो क्षेत्रफल ओ ए बी तथा क्षेत्रफल ओ सी डी बराबर होंगे। देखिए दोस्तों, यदि ए से बी तक दूरी तय करने में लगा समय सी से डी तक दूरी तय करने में लगे समय के बराबर है तो क्षेत्रफल ओ ए बी बराबर होगा क्षेत्रफल ओ सी डी के। अर्थात दोस्तों, यदि ए से बी तक दूरी तय करने में लगा समय सी से डी तक दूरी तय करने में लगे समय के बराबर है तो इनका क्षेत्रफल ओ ए बी बराबर होगा क्षेत्रफल ओ सी डी के। यह केपलर का द्वितीय नियम बतलाता है। केपलर के तृतीय नियम के अंतर्गत हम देखेंगे, सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी r का घन उस ग्रह के सूर्य के परितः परिक्रमण काल के वर्ग के समानुपाती होता है। अर्थात जो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, जैसे कि यह मान लीजिए सेंटर पॉइंट पे सूर्य है और इसके चारों ओर यह ग्रह चक्कर लगा रहा है। तो दोस्तों यह सेंटर पॉइंट पे सूर्य है और इस सूर्य के चारों ओर यह ग्रह दीर्घवृत्त में चक्कर लगा रहा है। तो इस सूर्य से इस ग्रह के बीच की दूरी r कहलाती है और इसका घन ग्रह के द्वारा तय किए गए परिक्रमण काल t के वर्ग के समानुपाती होता है। देखिए दोस्तों, यह तो है ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी और यह है परिक्रमण काल या परिक्रमण में लगा समय t का स्क्वायर। तो यह त्रिज्या r का क्यूब और t का स्क्वायर दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। यह केपलर का तृतीय नियम कहता है। इसी तरह से जब यहाँ पर एक स्थिरांक लगाएंगे या
आर क्यूब के नीचे टी स्क्वायर करेंगे तो बराबर में एक स्थिरांक आ जाएगा। यह भी केपलर का नियम है। और टी समय अंतराल या परिक्रमण काल होता है। दोस्तों, केपलर के नियम में एक केपलर का तृतीय नियम अधिक इम्पोर्टेंट है। यह बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम्स में यह अवश्य रूप से पूछा जाता है। धन्यवाद। गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत दोस्तों हम टॉपिक पढ़ेंगे मुक्त पतन, फ्री फॉल। मुक्त पतन, जब कोई वस्तु पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसे मुक्त पतन कहते हैं। तो दोस्तों, जो पृथ्वी का आकर्षण बल होता है, उस आकर्षण बल के कारण कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसे मुक्त पतन कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, मुक्त पतन में गिरती हुई वस्तु का गुण। मुक्त पतन में गिरती हुई जो वस्तु है वह अपने साथ क्या क्या गुण रखती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। गिरते समय वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जो वस्तु मुक्त पतन में गिर रही है उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह ऊपर से नीचे की ओर ही गिरती है। इसे ही मुक्त पतन कहा जाता है। पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है, अर्थात जब कोई वस्तु मुक्त पतन में गिरती है तो पृथ्वी उसे आकर्षित करती है और उस आकर्षण बल के कारण उसके वेग में परिवर्तन होता है। और वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है, अर्थात जब उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण की दोस्तों परिभाषा होती है वेग में परिवर्तन की दर ही त्वरण कहलाती है। इसी तरह वेग में कोई भी परिवर्तन होता है तो वह त्वरण उत्पन्न करता है। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है त्वरण कार्य करता है, अर्थात जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त पतन में गिरती है तो त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है। यह त्वरण किसके कारण होता है? पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल है वही त्वरण उत्पन्न करता है। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के अंतर्गत हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में रखे गए एकांक द्रव्यमान, जैसे कि दोस्तों यह एक गुरुत्वीय क्षेत्र है जिसके अंतर्गत एकांक द्रव्यमान m0 रखा गया है। किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में रखे गए एकांक द्रव्यमान के द्वारा महसूस किया जाने वाला बल उस क्षेत्र के उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अर्थात किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में रखे गए एकांक द्रव्यमान पर महसूस किया जाने वाला बल उस गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इस गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को I से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई न्यूटन प्रति किलोग्राम होती है। तीव्रता का जो फॉर्मूला है वह होता है गुरुत्वाकर्षण बल बटा एकांक द्रव्यमान। इसे अगर डिनोट करते हैं तो I बराबर गुरुत्वीय बल Fg अपॉन में m0, अर्थात एकांक द्रव्यमान I बराबर F अपॉन m0। इस गुरुत्वीय बल का फॉर्मूला होता है G m0 अपॉन r स्क्वायर। m जिसके कारण गुरुत्वीय बल उत्पन्न हो रहा है और m0 एकांक द्रव्यमान, अर्थात यह वृहद द्रव्यमान है और यह एकांक द्रव्यमान है। तो इस तरह गुरुत्वीय बल का क्या फॉर्मूला होगा? G m0 अपॉन r स्क्वायर, और ये m0 अपॉन में है जिसे अपॉन में m0 लिख देंगे ऐसे। फिर जब इनको काटेंगे m0 से m0 कैंसिल, Gm अपॉन r स्क्वायर बच जाएगा। तो हमारा ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? I बराबर Gm अपॉन r स्क्वायर। R जो है यहाँ पर वह वृहद द्रव्यमान तथा एकांक द्रव्यमान के बीच की दूरी होता है। इस तरह से गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आएगा I बराबर Gm अपॉन r स्क्वायर।
एम नॉट एकांक द्रव्यमान होता है, एच जी गुरुत्वीय बल है। दोस्तों यह गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। गुरुत्वाकर्षण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है गुरुत्वीय त्वरण, जिसपे अपन चर्चा करने जा रहे हैं। गुरुत्वीय त्वरण, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा लगाया गया त्वरण ही गुरुत्वाकर्षण त्वरण कहलाता है। अर्थात पृथ्वी के द्वारा जो गुरुत्वीय बल लगाया जाता है, उसी के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, उसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। इसे जी से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होती है। गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला, जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है, वही गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला है। जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आगे देखेंगे, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर लगने वाला बल। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा? उस पर लगने वाला बल होगा F बराबर एम जी। जी है यहां पर गुरुत्वीय त्वरण और m है यहां पर वस्तु का द्रव्यमान। अब देखिए दोस्तों, पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वीय बल, जो पृथ्वी है उसके द्वारा उस वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वीय बल क्या होगा? F बराबर जी, m पृथ्वी का द्रव्यमान, m एकांक द्रव्यमान बटा डी स्क्वायर। जब इस F का मान रखेंगे, F बराबर mg, यहां mg रख देंगे F का मान, और इसको एज इट इज यहां रख देंगे जी एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, जी इजिकल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। तो जी का फॉर्मूला आ जाएगा जी बराबर जी एम अपॉन डी स्क्वायर। यह गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला होता है। नमस्कार दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण टॉपिक में आज हम ऊर्ध्वाधर गति के समीकरण पढ़ने वाले हैं। देखिए, ऊर्ध्वाधर गति के समीकरण, वर्टिकली मोशन इक्वेशंस जो हैं। गुरुत्व के अधीन गति करते हुए पिंड पर जी गुरुत्व त्वरण क्रियाशील होता है। जो भी ऑब्जेक्ट है वह गुरुत्व के अधीन यदि कार्य करता है तो उस पर जी गुरुत्वीय त्वरण कार्यरत होता है। ऊपर की ओर जी ऋणात्मक होता है, अर्थात यदि कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक होता है। ये देखो दोस्तों, ये नीचे वस्तु है, जमीन पर है, ये सतह पर है। यदि कोई वस्तु सतह से गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो उस पर ऋणात्मक गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। और यदि कोई वस्तु ऊपर से मुक्त पतन या फ्री फॉल या बलपूर्वक नीचे की ओर फेंकी जाती है तो उस पर धनात्मक गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। तो देखिए दोस्तों, ऊपर की ओर यदि कोई वस्तु फेंकी जा रही है तो गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक होता है। नीचे की ओर यदि कोई वस्तु फेंकी जा रही है तो गुरुत्वीय त्वरण धनात्मक होता है। तो इस तरह से जो इक्वेशंस बनती है वह इस प्रकार है। गति की इक्वेशंस, v बराबर u माइनस जी टी, ये गति की फर्स्ट इक्वेशन है। s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यह सेकेंड इक्वेशन है। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gs, यह थर्ड इक्वेशन है। इसी तरह से यदि कोई वस्तु नीचे की ओर गति करती है तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण धनात्मक होता है। तो देखते हैं गति की क्या इक्वेशंस बनती है। v बराबर u प्लस जी टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यह फर्स्ट इक्वेशन है। यह सेकेंड इक्वेशन है। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs, यह गति की थर्ड इक्वेशन होती है। तो दोस्तों, यह ऊर्ध्वाधर गति के समीकरण की कुछ इक्वेशंस है।